नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। पूरे 5 साल बाद आ रही थी प्रांजल अपने मायके, लेकिन ये 5 साल उसे युगों जितने लंबे लग रहे थे। तभी अमेरिका से जब वह दिल्ली आई, तो दोनों बच्चों को सास के पास ही छोड़ आई थी कि कुछ दिन तो चैन से मायके में बैठकर पुरानी यादों की जुगाली कर ले, फिर बच्चों को भी भोपाल बुला लेगी। हवाई जहाज से भी वह आंखें गड़ाए शहर को देखती रही। उसका बस चलता तो पैराशूट से ही कूद पड़ती। जन्म स्थान का आकर्षण भी कितना प्रबल होता है, तभी तो जन्मभूमि के लिए लोग अपनी जान भी न्यौछावर कर देते हैं। जिस जगह पर नाभि गड़ी हो, उसका मोह जन्म भर नहीं छूटता। फ्लाइट लैंड करने के बाद सामान लेने तक उसका दिल न जाने कितनी बार खुशी से धड़क गया। सामान लेते ही उसने तेजी से बाहर की तरफ दौड़ ही लगा दी। भैया गाड़ी लेकर खड़े थे। प्रांजल को गले लगाकर उसका सामान डिक्की में रखा और गाड़ी आगे बढ़ा दी। कहीं कुछ नहीं बदला था, तो कहीं बहुत कुछ बदल गया था शहर में। पुरानी इमारतें वैसी ही थी, कच्ची अस्थायी दुकानों की स्थिति बदल गई थी। पुराने भोपाल को पार करके जब कार जेल रोड से होती हुई बोर्ड ऑफिस चौराहे के पास पहुंची, तो प्रांजल के चेहरे पर एक लंबी चौड़ी मुस्कान आ गई, जिसे प्रजतक ने भी देख लिया था। उसने कार चौराहे के अंदर लेकर बाईं तरफ मोड़ ली और 2 मिनट बाद ही कार एक सरकारी क्वार्टर के सामने रुकी। एफ टाइप 119/41 सामने लगा। नीलगिरी का ऊंचा पेड़ और उसके बगल में गुलमोहर। प्रांजल का जन्म इसी घर में हुआ था। उसके पिता कॉलेज में प्रोफेसर थे। वह बहुत हसरत से अभी घर को देख रही थी कि प्राजक्त ने कार धीरे से आगे बढ़ा ली। पुलिया पर से मुड़ते हुए भी वह पीछे पलटकर घर को देखती रही। 4 साल पहले रिटायर होने के बाद पिताजी खुद के घर में चले गए और यह घर छूट गया। 5 साल पहले जब वह मायके आई थी अमेरिका से, तब यहीं आई थी। 15 दिन रुक कर गई थी। अब इस जन्म में तो दोबारा यहाँ रहना तो क्या, अंदर भी जा नहीं पाएगी। कितना अजीब एहसास हुआ था उस दिन। जिस घर में जन्म लिया, पली बड़ी, जीवन के इतने सारे दौर से गुजरी, पढ़ाई, सखी सहेलियाँ, शादी हुई, जीवन के 25 बसंत बिताए, शिशु से विवाह तक सोते जागते, चेतन अचेतन हर अवस्था में जिसे अपना घर माना, महज कुछ ही पलों में एकदम से पराया करके किसी और को सौंप दिया गया। आस पड़ोस का आत्मीय भरा पूरा परिवार भी उसी के साथ छूट गया। तब से प्रांजल का मन ही नहीं हुआ कभी भोपाल आने का। वो तो माँ ने राखी पर आने की बहुत मनुहार की, तो प्रांजल को आना पड़ा। चिर परिचित मोहल्ला, स्कूल, कॉलेज, मार्केट सब पीछे छूटते जा रहे थे और कार आगे बढ़ रही थी नितांत अपरिचित कॉलोनी की ओर। शहर से बाहर बसी एक कॉलोनी में पिताजी ने घर बनवाया था। वहां पहुंची तो देखा हमेशा की तरह उसकी राह देखते पिताजी बरामदे में ही खड़े थे। कार पोर्च में खड़ी करके प्राजक्त ने प्रांजल का सामान मम्मी के ही कमरे में रख दिया। माँ नहाने गई थी। भाभी चाय लेकर आई। नन्हा भतीजा अभी सो रहा था। चाय पीकर प्राजक्त कॉलेज जाने की तैयारी करने लगा। वह भाभी और पिताजी से बात करने लगी। माँ भी नहाकर आ गई। घर क्या बदला, तू तो मायके का रास्ता ही भूल गई प्रंजू। क्या हम लोगों की भी याद नहीं आती तुझे? माँ ने गले लगाते हुए मीठी सी उलाहना दी। 5 बरस हो गए तुझे देखे। माँ की आंखें भर आई तो प्रांजल को एक अपराध बोध सा हुआ। वह माँ से बातें करने लगी। थोड़ी देर बाद भाभी ने आकर कहा कि उसका सामान गैस रूम में रख दिया है, जाकर नहा ले। गैस रूम प्रांजल के मन को ठेस लगी। वह इस घर में गेस्ट है क्या? उठकर कमरे में गई। डबल बेड, एक अलमारी, ड्रेसिंग टेबल से सजा कमरा जिसके साथ वॉशरूम था। तभी माँ अंदर आके बोली, प्रांजल देख ले साबुन वगैरह है कि नहीं। नहीं है तो मेरे बाथरूम में नहा ले, या कहे तो मैं साबुन ला देती हूँ। मेरे बाथरूम में? माँ के मुंह से यह शब्द कितने अजीब लगे। सरकारी क्वार्टर में सिर्फ बाथरूम था, न तेरा न मेरा, बस सबका था, चाहे घर के सदस्य हो या मेहमान। वह घर सिर्फ घर था, बेडरूम या गेस्ट रूम में बटा हुआ नहीं था। सब होगा माँ, भाभी ने रख ही दिया होगा, कहते हुए प्रांजल नहाने चली गई। 1 घंटा ही हुआ होगा उसे आए हुए, लेकिन अजीब सा अजनबीपना महसूस हो रहा था उसे, जैसे किसी बहुत दूर के रिश्तेदार के यहाँ पहली बार रहने आई हो। अजीब सा संकोच मन पर हावी होता जा रहा था। पुराने घर की बहुत याद आ रही थी। नहाकर आई तो सब नाश्ते के टेबल पर इंतज़ार कर रहे थे। नाश्ता करके प्राजक्त कॉलेज चला गया।
भाभी उसे घर दिखाने लगी। नीचे 2 कमरे, एक माँ पिताजी का, एक गेस्ट रूम और ऊपर 2 बेडरूम, एक बड़ा सा बरामदा, अमूमन सोफ़ा सेट, पलंग समेत सब कुछ नया था। सब लोग ही पुराने थे, या बस काया ही पुरानी थी। मन भी नए घर में नए हो गए थे। ऊपर गई तो माँ भी आ गई। कमरे देखने के बाद छत पर गई तो एक कोने में कुछ सामान पड़ा था। प्रांजल ने देखा, उसकी टेबल, कुर्सी और तख्त था। यह तख्त पिताजी ने खास उसके लिए बनवाकर हॉल में खिड़की के पास रखा था। दिन भर इसी पर अपनी किताबें फैलाए वह पढ़ती रहती थी और देर रात पढ़ते हुए इसी पर सो जाती। कमरे में टेबल कुर्सी जो पहले भैया भाभी की थी और उनके हॉस्टल में जाने के बाद प्रांजल को मिल गई थी। उसकी किताबें, कॉलेज का बैग इसी पर रखा रहता था। छुट्टियों में इसी पर वह ड्राइंग करती। एक छोटा सा टेबल फैन पिताजी रात में उसके सिरहाने लगा देते ताकि मच्छरदानी के अंदर भी उसे हवा मिल सके और वह आराम से सो सके। कितना सुकून था उस हवा में, जो आज एसी की ठंडक में भी नहीं मिलता। माँ, ये सामान। बोल नहीं पाई। बैग की कपाड़ की तरह यहाँ क्यों पटक दिया? याद आया, उस घर में यदि उसका कोई भी सामान अपनी जगह से हटा दिया जाता तो वह पूरा घर सिर पर उठा लेती थी। पिताजी की सख्त हिदायत थी कि किसी भी सामान को कोई हाथ न लगाए, लेकिन अब इस घर में वह किस अधिकार से किसी को कुछ कहे? यह सामान बिका ही नहीं। अब आजकल कौन ऐसे पुराने तख्त रखता है घर में? एक कबाड़ी वाले से बोला है, वो आकर कुछ दिनों में ले जाएगा। माँ अत्यंत सहज स्वर में बोली और प्रांजल को लगा उसके सहज स्नेह की डोरियों को जैसे किसी ने काट छाट कर छत के एक कोने में फेंक दिया है। इंसानों से नहीं, मन की यादें और नेह की डोरियां वस्तुओं से भी कितनी मजबूती से जुड़ी रहती है। अगर वो वस्तुएं वहाँ से हट जाए तो लगता है किसी ने बतलाव तो वह यादें, वो समय ही मिटा डाला है। कुछ भी हो, उससे जुड़ा हुआ बचा नहीं है इस घर में। दीवारों की तरह रिश्ते भी नए और पुराने हो गए हैं, लग रहे थे। 3 दिन प्रांजल इसी दुख में रही। ऊपर से हंसती बोलती, लेकिन अंदर अपनी टूटी हुई नेह की डोरियों की पीड़ा से व्यथित। कहते हैं मायका माँ से होता है, लेकिन आज समझ में आ रहा है कि मायका और भी बहुत सारी बातों से होता है। एक घर होता है, कुछ वस्तुएं होती है जो लंबे समय तक व्यक्ति से जुड़कर अपने प्रति व्यक्ति के मन में एक सहज स्वाभाविक मोह उत्पन्न कर देती है, जिन पर मन का एक आत्मीय अधिकार होता है और वह अधिकार भाव फिर व्यक्ति को उस जगह और लोगों को बांधे रखता है। आस पड़ोस के लोग जो आपको खट्टी मीठी यादें, कुछ नसीहतें, बहुत सा प्यार बांटते हैं, जिनके साथ घुल मिलकर जीवन आगे बढ़ता है, वो आस पड़ोस के रिश्ते, चाची ताऊ मामा मौसी दादा दादी, कितने धागे तो बंधे हुए थे। अमेरिका की जिस सरोकारहीन शुष्क मशीनें संस्कृति के अकेलेपन से घबराकर वह यहाँ चली आई थी, आत्मीयता की छाँव की तलाश में। वही शुष्कता यहाँ पर भी हावी दिखी रिश्तों पर। चमचमाती कॉलोनी में रिश्ते बहुत धुंधला गए थे। 5 बरस पहले प्रांजल सिर्फ घर की ही नहीं, पूरे मोहल्ले की बेटी हुआ करती थी। सुबह की चाय के पहले शर्मा आंटी गर्मा गर्म सूजी का हलवा दे जाती थी कि प्रांजल को बहुत पसंद है। दीक्षित चाची के यहाँ से पोहा आ जाता था। यही बातें भारत को अन्य भौतिकवादी स्तर पर विकसित देशों से अलग करती थी, लेकिन अब ये देश भी उसी राह पर चल पड़ा है। इस कॉलोनी में किसी को किसी से कोई सरोकार नहीं कि प्रांजल कौन है। आज आंचल एकदम से खाली हो गया। लग रहा था कि मायका कहीं छूट गया है। गलियां सूनी हो गई है अचानक से। 5 साल तक अमेरिका में स्नेह के निर्मल झरने को तरसता अंतर्मन यहाँ आकर भी रीता ही रह गया। रात में गेस्ट रूम में अकेले पलंग पर पड़ते हुए देर तक नींद नहीं आती थी। पहले आती थी तो पिताजी बाहर हॉल में सो जाते और माँ हमेशा उसके साथ ही सोती। देर रात तक दोनों बातें करती रहती। तब वह अपने घर की बेटी होती थी। अब इस नए घर में जैसे गेस्ट बनकर रह गई है। वह घर चमक दमक से खाली, लेकिन भावनाओं से भरा था। बस बिट्टू की बाल सुलभ क्रियाओं से मन कुछ बहल जाता। प्राजक्त देख रहा था, प्रांजल इस बार कुछ अनमनी सी है। जब से वह आई है तब से उसे भी कॉलेज में इतना काम था कि चाहकर भी उसे समय नहीं दे पा रहा था। 2-4 दिन बाद तो वह लौट भी जाएगी, और अगर यूं अनमनी सी वापस गई तो पता नहीं बहुत दिनों तक उसका मन करेगा कि नहीं वापस आने का। वह उसके मन की स्थिति को काफ़ी कुछ समझ रहा था। उसने तय किया कि कल छुट्टी लेकर दिन भर उसके साथ रहेगा।
चल, एक ज़रूरी काम है, थोड़ी देर में आते हैं। दोपहर के खाने के बाद प्राजक्त ने प्रांजल से कहा। प्रांजल प्रश्नवाचक दृष्टि से उसकी तरफ देखने लगी। जैसी है वैसी ही अच्छी लग रही है, चल। प्राजक्त ने उसका हाथ पकड़कर उसे उठाया। कहाँ जा रहा है अचानक, क्या हुआ? माँ पिताजी दोनों अचकचा कर पूछने लगे। भाभी भी कौतूहल से देखने लगे। कुछ नहीं, आते हैं थोड़ी देर में, कहते हुए प्रांजल को लेकर वह घर से बाहर निकल गया। कॉलोनी के बाहर निकलकर वह जैसे ही पुरानी चिरपरिचित सड़क पर पहुंचे, प्राजक्त ने देखा प्रांजल के चेहरे का रंग बदलने लगा। अपरिचितों की भीड़ में उकताए एकाकी मन को अचानक किसी अपने को देखकर जो खुशी महसूस होती है, खुशी के वही रंग एक एक करके प्रांजल के चेहरे पर आते जा रहे थे। उसकी गाड़ी सीधे प्रांजल के स्कूल के सामने खड़ी थी। अपना स्कूल देखते ही प्रांजल के चेहरे पर मुस्कान खिल उठी। किशोरावस्था, सखियों, शिक्षकों के न जाने कितनी स्मृतियाँ ताज़ा हो गई एक साथ। बहुत देर तक वह स्कूल के प्रांगण में गेट, दरवाजे, खिड़कियों को देखती रही। फिर कॉलेज की स्मृतियाँ ताज़ा की। गेट के बाहर चना जोर वाला काका अभी भी अपना खोमचा लेकर खड़ा था। प्रांजल ने खिड़की का कांच खोला और काका को दो दो बनाने को कहा। काका तत्परता से दो दोने चटपटे चना जोर ले आए। अरे बिटिया, तू तो यही की पड़ी है ना, बड़े दिनों बाद आई रे, शादी हो गई का तोहार? काका ने उसे पहचान लिया। कितना तो चना जोर लेती थी वो काका से, ढेर सारा नींबू डलवाकर। आज भी काका झट से एक नींबू काट कर ले आए और उसके चने पर निचोड़ दिया। हमें याद है बिटिया, तोहे खूब सारा नींबू डला हुआ चना पसंद है। कैसन हो काका? प्रांजल ने आत्मीयता से पूछा और 20 का नोट बढ़ा दिया उनकी ओर। नहीं नहीं बिटिया, पीहर आई बिटिया से कोई पैसे लेते हैं का? जुग जुग जियो, खुश रहो। काका ने हाथ पीछे कर लिए। खूब फूलो फलो, बेटी से नहीं तो कमाओ, बेटे पर तो हक बनता है ना काका। कहते हुए प्राजक्त ने 50 का नोट काका की जेब में जबरदस्ती रख दिया। बदले में काका ने ढेर सारी दुआओं से प्रांजल की झोली भर दी और अपनी छलक आई आंखें पोंछते हुए उसे विदा दी। चना जोर खत्म होने तक दोनों न्यू मार्केट में थे, अपने उस फेवरेट आइसक्रीम पार्लर के सामने, जहाँ बचपन में पिताजी के साथ आते थे स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम खाने, और बड़े होने पर प्राजक्त अपनी मोटरसाइकिल पर बिठाकर लाता था और दोनों हर बार अलग अलग फ्लेवर खाते थे। और हर बार प्रांजल प्राजक्त की आइसक्रीम खाकर कहती, तुम्हारी आइसक्रीम ज़्यादा टेस्टी है, और प्राजक्त अपनी आइसक्रीम भी उसे दे देता था। स्नेह की ऐसी मिठास थी उस आइसक्रीम में जो कभी भी अमेरिका के महंगे पार्लरों की महंगी आइसक्रीमों में नहीं मिली। आइसक्रीम का स्वाद लेते लेते दोनों ने न्यू मार्केट की गली गली घूम ली। मन भरकर जब उन गलियों में घूम लिए तो प्राजक्त ने देखा कि प्रांजल के चेहरे पर 5 साल पहले वाली प्रांजल की झलक दिख रही थी। वह उसे शिवाजी नगर की चौपाटी पर ले गया, जहाँ दोनों अक्सर मामा बांजे चाट कॉर्नर पर आलू टिक्की और पानी पूरी खाते थे। अमेरिका में तो वह इन दोनों का स्वाद भूल ही गई थी। उसके मुंह में पानी भर आया। भांजा तो नहीं पहचान पाया, लेकिन मामा दोनों को देखकर खूब खुश हुआ। भरपेट टिक्की और पानी पूरी खाकर प्राजक्त ने उसे पुराने घर की पुलिया पर ले गया। शाम ढलने को थी, आसमान का रंग बदल रहा था। प्रांजल के चेहरे पर भी एक गुलाबी आभा छाने लगी थी। बचपन में दादाजी उसे गोद में लेकर इस पुलिया पर आप बैठते थे और घर लौटते पक्षियों के झुंड दिखाते। फिर वह उनकी उंगली पकड़कर यहाँ आने लगी। पक्षियों को घर लौटते देखकर उसे बड़ा आनंद आता। गोद से डोली तक का सफ़र कब तय हो गया पता ही नहीं चला। प्रांजल ने पिछला पूरा जीवन यादों में जी लिया। दाएं हाथ की तरफ पुराना घर था। शर्मड़ को वह भूल गई कि अब वह यहाँ नहीं रहती। उसे लगा वह बस पक्षियों को देखने पुलिया पर बैठी है। थोड़ी देर में घर जाएगी अपने घर। आसपास के घरों के कुछ परिचितों ने देखा तो पुलिया पर ही चौपाल जम गई। वही चाय आ गई, कुर्सी आ गई, चाची ताई मौसी ताऊ सब आ गए। मिठाई और न जाने क्या क्या आ गया। अमेरिका की एकाकी संवेदनहीन संस्कृति की शुष्कता में इन पुलियाई रिश्तों की आत्मीय तरलता मन को भिगो गई। पौष कॉलोनियाँ चाहे पश्चिमी संस्कृति में रंगी रूखी होती जा रही थी, लेकिन इन जमीन से जुड़े मोहल्लों में अभी भी रिश्तों में नमी बची हुई है। प्रांजल को लगा पक्षी की तरह इस ढलती शाम को वह भी कुछ पलों के लिए ही सही अपने नीड़ को लौट आई है। स्नेहा आशीषों से आंचल भर गया। कुछ खुशी के मोती भी आंखों में छलक आए।
न खत्म होने वाली आत्मीय बातों से जी जुड़ गया। दूसरे दिन के निमंत्रण मिल गए। बेटी मायके आई है, बिना खाना खिलाए कैसे जाने दे, लिहाजा स्वीकार करना ही पड़ा। भरे मन से सबसे विदा लिए। जब वापस जा रही थी तो प्राजक्त ने कहा, मानता हूँ बदलती परिस्थितियों में काफ़ी कुछ छूट गया, बदल गया, लेकिन फिर भी तेरा बड़ा भाई, तेरा पुराना एहसास, पुराना घर जितना संभव हो सके तुझे लौटाने की कोशिश हमेशा करेगा। तेरे रहते तेरा मायका बना रहेगा। प्रांजल ने मुस्कुराकर भैया को देखा। भैया ने आज उसके आंचल में नेहर का सुख भर दिया था। तो दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें और साथ ही हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।